ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछ जाएगा, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसीलिए सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है कमेंट करते रहना, ठीक है। कमेंट जो है आपको करते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला का सी आंसर कमेंट करिए, ठीक है। पहला का सी आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए कमेंट करिए क्या होगा सही आंसर, किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है जी? तो सही जवाब हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से होकर फ्रेंड्स कर्क रेखा गुजरती है। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट करके ये बताना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कमेंट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? विंध्याचल, सतपुरा, पूर्वी घाट या फिर पूर्वोत्तर। दूसरा का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? दूसरा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वोत्तर, इसका सही जवाब है। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? क्या क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट, ठीक है, राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या फिर हुमायूं को। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा का सही आंसर हो गया अकबर को, ठीक है। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? तो अकबर को। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर से आप सभी को बताते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल का आने वाला आपके एग्जाम में, तो सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यह क्लास आपके लिए हर रोज 8 बजे से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? चौथा का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है वह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। 5वां का आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 8 स्टेट से होकर, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास जो है किस महाद्वीप से आई है? फ्रेंड्स 5वां का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका फ्रेंड्स जो पुलिस का एग्जाम होता है उसमें बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेम टू सेम इसी लेवल का क्वेश्चन होता है, सभी को याद कर लीजिएगा, ये सभी मॉडल सेट का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य जो है वो शामिल नहीं है? तो पूर्ण रोजगार, यह जो है फ्रेंड शामिल नहीं है। छठा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। तो फ्रेंड्स 7 का आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर बताते इसका कि भारत में सबसे पहले जो है रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दिल्ली में, ठीक है। 7वां का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 8 का आंसर कमेंट करिए, क्या होगा आंसर इसका। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह या फिर हुमायूं और शेरशाह। चौसा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? 8 का आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? इसमें से प्राचीनतम कौन सा है? वृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधार श्रेणी या फिर निम्न हिमालय। इसमें से प्राचीनतम कौन सा है? क्या होगा आंसर? विद्यापति सिंह, संतोष राज, एस के सुमन, प्रभु कुमार, गुड़िया ठाकुर, संगीता कुमारी, ठीक है। कमेंट करिए संतोष राज। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स वृहत हिमालय श्रेणी जो है यह प्राचीनतम है। 9वां का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला या फिर सोनपुर मेला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? 10 का आंसर कमेंट करिए, 10 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा जो है वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स 10वां का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला, इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर,
औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 11 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। क्या होगा? स्वाति राज। कमेंट करिए साहनी पायल, इसके सुमन, विद्यापति सिंह, प्रकाश सिंह को। क्वेश्चन कहता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक तो कौन था जी? तो आंसर आसान क्वेश्चन, इसका मतलब आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, बाबर इसको कहा था, ठीक है। मुगल वंश का जो संस्थापक था फ्रेंड्स वो बाबर था। 12 नंबर क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर ने। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 का आंसर हो जाएगा, याद रखिए फ्रेंड्स, अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति अपनाई थी। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सुलह कुल की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर बाबर ने। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? 13 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल का आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मॉडल सेट का, ठीक है जी, मॉडल सेट का सभी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल जो है क्वेश्चन आने वाला है। याद रखिए फ्रेंड्स, बाबर इसका आंसर होगा, ठीक है। खानवा और घाघरा का युद्ध जो है किस मुगल शासक ने लड़ा था? फ्रेंड्स बाबर ने। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुषाण लिपि या फिर टांकरी लिपि। तो 14 का आंसर हो जाए फ्रेंड्स, याद रखिए शारदा लिपि इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बासव श्री पुरस्कार जो है किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। ये जो पुरस्कार है बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? 15 का आंसर देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। ये वाला पुरस्कार जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? आंसर बताइए जी। याद रखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो गया, कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश के से संबंधित है? ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश से संबंधित है? क्या होगा आंसर इसका? एलिफेंटा की गुफाएं किस वंश से संबंधित है? आंसर बताइए इसका। चालुक्य वंश से, राष्ट्रकूट, चेर या फिर चोल। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो 16 का सही जवाब हो जाए आपको, याद रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्लास खत्म हो जाने के बाद। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा, हाँ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? ठीक है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो 18 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भीमा देवी मंदिर जो है वो हरियाणा में है। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? भारतीय संगीत में अभंग जो है किस देवता के भजन है? नारायण, जगन्नाथ, वामन या फिर विठल। आंसर बताइए क्या होगा? संगीता कुमारी, रोशनी कुमारी, मुनव्वर हुसैन, स्वाति राज। कमेंट करिए। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो आंसर है फ्रेंड्स विठल, इसका सही जवाब है। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, कोल, संथाल या फिर भील। 20 का आंसर बता दीजिए, ठीक है। भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो 20 का सही जवाब हो गया आपका फ्रेंड्स कोल जनजाति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सुनिए, भगत आंदोलन जो है, भगत आंदोलन कोल जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तोमर राजाओं द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स किला जो है राजपिथौरा कहाँ है? नई दिल्ली में, ग्वालियर में, अगरतला में या फिर आगरा में। आंसर बताइए 21 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तो 21 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो है नई दिल्ली में है। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। यह कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एजू थचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। यह जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। तो यह जो फ्रेंड्स पुरस्कार है वह किस प्रदेश का है? केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु का है?
चलिए कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एजू थचान पूरा करम, ये जो है फ्रेंड्स एक पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। यह एक पुरस्कार है, तो किस प्रदेश किस राज्य का है, 22 का आंसर किस राज्य का है। तो आंसर फ्रेंड्स याद रखिए केरल का है, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मे दम में फाई, ठीक है, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है, ठीक है। यह त्योहार का क्वेश्चन है, तो याद रखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है, मेघालय, असम, केरल या फिर मणिपुर में, मतलब मणिपुर का किस राज्य का। सही जवाब है फ्रेंड्स याद रखिए यह असम का है। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। असम का ये त्योहार है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। हाथी महोत्सव जो है प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है। 24 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। 24 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। यह जो फ्रेंड जयपुर में मनाया था। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो 25 का सही जवाब हो जाए आपका फ्रेंड्स, याद रखिए राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है। साबुन के पतले झाग में जो जो चमकदार रंग बनता है जी, वह किस परिघटना का परिणाम है। 26 का आंसर जो है आप बताइए, ठीक है। चलिए साइंस का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन को, ठीक है, लिख कर रख लीजिए। तो फ्रेंड्स सही जवाब परिवर्तन और व्यक्तिकरण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साबुन में जो चमकदार रंग बनता है वह किस परिघटना का परिणाम होता है, तो प्रवर्तन और व्यक्तिकरण का 26 का सी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संबंधित मध्य युग में क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, अपवर्तन, समग्र आंतरिक प्रवर्तन, विवर्तन या फिर प्रवर्तन। 27 का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, तो 27 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स समग्र आंतरिक प्रवर्तन करती है। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, परिकर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन या फिर परावर्तन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। 28 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। और फिर से आप सभी को बता रहे हैं क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा जी, और ठीक है यह क्लास आपके लिए हर रोज 8 बजे से होता है रात में, तो सब काम छोड़ के एक क्लास जरूर देखा करिए, ठीक है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो 28 का सही जवाब हो जाए आपका, याद रखिएगा जी। परिकर्ण इसका सही जवाब हो गया 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, नीला, काला, हल्का पीला या फिर नारंगी। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए चंद्र सतह पर मतलब चांद पर जो है एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश कैसा दिखाई देगा, तो याद रखें फ्रेंड्स आकाश जो वो काला दिखाई देगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आकाश जो है वो काला दिखाई देगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों। समुद्र जो होता है वो नीला प्रतीत क्यों होता है, कमेंट करिए। तो 30 का समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है, 30 का आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है, 30 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों, प्रतीत होता है जी ऐसा। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण। फ्रेंड्स 30 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, पीला, लाल, नीला या फिर बैगनी। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो 31 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह अधिक होता है। 31 का डी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पेरियोस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरियोस्कोप बनाने में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, इसमें से कोई नहीं। पेरियोस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त, इसमें से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। चलिए 32 का सही जवाब बताइए। तो पेरियोस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है जी, तो 32 का सही जवाब हो जाए आपका, याद रखिएगा समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, पेरियोस्कोप बनाने में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, ठीक है। इसका कारण अपवर्तन है,
परिकरण है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, या फिर इसका कारण अपरावर्तन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है। 33 का आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है। ठीक है, 33 का आंसर कौन बताएगा 33 का। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, यह परिवर्तन के कारण होता है। 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यह जो होता है परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वायुमंडल जो है वो लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए, परिकर्णन, प्रवर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण, किसके कारण। 34 का आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 34 का आंसर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, याद किया, प्रकाश के परिकर्ण कारण। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 34 का फ्रेंड्स सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों। यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल खतरे का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, खून का रंग लाल होता है, या फिर लाल रंग कम परिक्षेपित होता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त क्यों किया जाता है। 35 का आंसर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 35 का डी नीतू कुमारी बता रही हैं, जो कि बहुत अच्छा आंसर आपका फ्रेंड्स। लाल रंग जो होता है सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसीलिए जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है सिग्नलों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। वातावरण में जो है प्रकाश का विसरण, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो 36 का सही जवाब हो गया आपका फ्रेंड्स धूलकण, इसका सही जवाब है। 36 का सी हो गया। ठीक है, याद रखिए 36 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, धूलकण। 37 नंबर क्वेश्चन है, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, या फिर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होता है। 37 का आंसर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब क्या होगा। 37 का आंसर देखने को बताता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा फ्रेंड्स तो आवृत्ति जो होता है वो समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। 38 का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। 38 का आंसर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो फ्रेंड्स 38 का सही जवाब हो गया आपका, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक एक नेत्रक लेंस होता है। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच जो होता है वो चटकीला प्रतीत क्यों होता है। परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर व्यक्तिकरण के कारण। आंसर क्या होगा इसका। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों। 39 का आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 39 का आंसर, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत क्यों होता है। वीडियो रुक रहा है सर जी, एकदम नहीं रुक रहा है, कैसे बोल दिया अब रुक रहा है, बिल्कुल फ्रेश चल रहा है। ठीक है, तो 39 का सही जवाब हो गया। याद रखिए फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन करने से होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन करने से होता है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 40, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, परिकर्णन, अपवर्तन, या फिर व्यक्तिकरण। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 40 का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 40 का सही जवाब हो गया आपका फ्रेंड्स, याद रखिए आप, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका सही जवाब है। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जल से कांच में जाए, कांच से वायु में जाए, वायु से कांच में जाए, या फिर वायु से जल में जाए। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है, यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कि पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। सुनिए, ठीक है, सुनिए, ये क्वेश्चन पे कहीं पे दिक्कत है। पेट या शरीर के, हाँ सुनिए, पेट या शरीर के जो है, पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त
तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी जो होता है वह किस पर आधारित है? 42 का आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंडोस्कोपी जो होता है वह किस पर आधारित है? 42 का आंसर याद रखिएगा, सही जवाब है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है। 42 का सही हो गया। 43 इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो होता है वह किस कारण से बनता है? परिकर्ण और अपवर्तन, अपवर्तन और प्रवर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण, या फिर विवर्तन और अपवर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? 43 का सही जवाब। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो 43 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, याद रखिए अपवर्तन और प्रवर्तन इसका सही जवाब है। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, याद रखिए प्रकाश के क्या, प्रकाश के अपवर्तन करने से होता है। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है जी, थोड़ा सा कमेंट कर दिया, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है आपको, कोई दिक्कत है तो कमेंट किया करिए, ठीक है। यह क्लास आप ही के लिए है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? 45 का आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई दिखाई देती है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन करने से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में 45 क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा और 45 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं कमेंट करिए, ठीक है। 45 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ कमेंट करिए, ठीक है।